नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 की इकाई 6 सुबह जो प्रसंग कथा है, आप मानते हैं कि सुबह का अर्थ क्या होता है। तो सुबह यानी सवेरा। इस प्रसंग कथा में एक विकलांग लड़की रेशमा के जिंदादिली का निरूपण किया गया है। रेशमा विकलांग है, लेकिन मन से वो विकलांग नहीं है। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति विकलांग होता है तो वो अपने ही आप हार जाता है और वो कहने लगता है कि मेरा जीवन नष्ट हो गया, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। जो विकलांग शारीरिक विकलांग है वो मन से भी विकलांग नहीं होता। अपने मन में मक्कम इरादे के साथ श्रम परिश्रम करते हैं व्यक्ति, वो आगे निकल जाते हैं। इस प्रसंग कथा में ऐसा ही निरूपण किया गया है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले शीतला रोग आया हुआ था। अब हमारा भारत देश इस शीतला रोग से विमुक्त हो गया है, क्योंकि आप जानते हो उसकी रसी बच्चों ने अच्छी तरह ली और हमारा जो देश भारत है इसमें से जो शीतला रोग है वो मुक्त हो गया। इस प्रकार गवर्नमेंट के जरिए पोलियो की रसी के द्वारा बच्चों को पोलियो की रसी पिलाई जाती है और बच्चों में जो विकलांगता आती है, विकलांगता को दूर करने के लिए पोलियो की रसी 1 महीने 2 महीने के भीतर पिलाई जाती है। पोलियो की रसी 3 हफ्ते में पिलाई जाती है। सबसे पहले तो आप जो नर्स बहनें होती है वे कोई जगह यानी कि प्राथमिक शाला होती है, आंगनवाड़ी केंद्र होता है, वहाँ पिलाए जाते हैं बच्चों को। इसके बाद डोर टू डोर पिलाया जाता है और तीसरे दिन गांव में रहने वाले अमुक लोग जो खेतीबाड़ी के लिए खेतर में रहते तो वहाँ जाकर पिलाया जाता है। इस प्रकार अब हमारे देश में पोलियो का भी ऐसा ही निराकरण होने वाला है और अब कहीं ज़्यादा पोलियो के रोग दिखाई नहीं देता। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। आप जानते हैं कि रेशमा 11 साल की लड़की है, उसे पोलियो हुआ था और वो अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी इसके इरादों को में कभी बाधा नहीं बनी। विकलांग है, शारीरिक कमी है, लेकिन इसके इरादे में वो कभी बाधा यानी कि रुकावट नहीं बनी है। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। रेशमा भले ही शारीरिक विकलांग है, लेकिन परिश्रम और कठिन जिंदादिली से अपना जीवन कैसे जी रही है उसका निरूपण इस प्रसंग कथा में दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सभा में व्यस्त हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। कोई सामान झाड़ रहा था तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा था। घर के मम्मी, बड़ी बहन, दादा दादी वो सब कोई ना कोई काम कर रहे थे। कोई सामान झाड़ रहा था, कोई मकड़ी के झाले उतार रहा था। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा के दिल में ऐसा हुआ कि आज जरूर घर में कोई खास बात है, इसलिए सुबह सुबह लोग सफाई काम में लगे हुए हैं। रेशमा ने माँ को आवाज़ दी, कहा माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हुए हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, आनंद में आकर रेशमा ने माँ से पूछा कि माँ आज कोई खास वजह है कि आप सब सुबह में उठकर सफाई में लगे हुए हैं? हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है ना। माँ ने जवाब दिया कि बेटिया रानी अब त्योहार के दिन आने वाले हैं, इसलिए क्या भूल गई?
पहले से जो साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। अब थोड़े ही दिनों के बाद त्यौहार के दिन आने वाले हैं और पहले से हम घर की साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर लेंगे तो जो त्यौहार का जो आनंद है हम दिल से ले सकते हैं। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा कि बेटी अब त्यौहार के दिन आने वाले हैं, इसलिए हम सुबह सुबह घर के सभी सभ्य सफाई काम में लगे हुए हैं। ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। रेशमा कहती है कि माँ अब तो मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे कोई काम नहीं सौंपा। रेशमा कहते माँ घर के सभी सभ्य काम कर रहे हैं लेकिन आपने मुझे कोई काम नहीं सौंपा, मैं क्या करूँ बताओ माँ, मुझे भी काम करना है माँ, आप मुझे बताओ कि मैं भी क्या काम करूँ। अच्छा माँ कहती है अच्छा चलो पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ। माँ कहती है कि तुम पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, बाद में तुम्हें मैं काम देती हूँ, फिर बताऊँगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। माँ कहती है कि बेटा तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं तुम्हें काम देती हूँ, पहले मुझे भी आपकी मदद चाहिए। और रेशमा कहती है कि मैं भी आपके काम में बंटवारा करने के लिए तैयार हूँ। माँ कहती है, रेशमा रुआसो स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। पहिया आने की आप जानते हैं कि जो विकलांग होता है वो चल नहीं सकता, इसलिए चलने के लिए सहारे के लिए पहिए वाली कुर्सी का उपयोग किया जाता है। रेशमा को बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। वो धकेलते हुए आगे बढ़ती है और अपने जो दैनिक कार्य होते हैं, आप जो जानते हैं कि दैनिक कार्य में सुबह उठकर आप क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, संडा जाते हैं और आदि जो काम करते हैं वो कार्य करते हैं। और नहा धोकर रेशमा तैयार हो जाने के लिए अपनी पहिए वाली गाड़ी लेकर निकलती है। रेशमा जब 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा 5 साल की लड़की थी तब उसके जो दोनों पैर थे काम नहीं करते थे। उसे तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। आप मित्र जानते हैं कि रेशमा जब 5 साल की लड़की थी तब उसे तेज बुखार आया हुआ था और घुटनों के नीचे से उनके जो 2 पाँव थे वो काम नहीं करते थे, बेजान हो गए थे। तो बेजान का अर्थ होता है जिसमें कोई जान न हो। रेशमा को वही 5 साल में ही पोलियो हो गया था। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। मम्मी पापा ने बहुत इलाज करवाया लेकिन रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। पोलियो यानी विकलांगता आ गई थी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। शुरू में तो रेशमा को दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब वह 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं कर लेती है। अब वो 11 साल की लड़की हो गई थी और शुरू में जब विकलांग हुई तो वो दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन अब वो 11 साल की उम्र में अपना सब काम वो स्वयं कर लेती थी। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। अपने परिवार में वे अपने काम के लिए किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी और वो निर्भर अपने आप होना चाहती थी और वो निर्भर हो गई थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादा जी सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा थी। परिवार में उनके दादा दादी, पिताजी, छोटा भाई गोलू, वो सब रेशमा को बहुत प्रेम करते थे और सभी लोग रेशमा को अपनी आंखों का तारा, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही प्यारा। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। माँ ने रसोई घर में जो बर्तन होते हैं, बर्तन, डिब्बे होते, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी। माँ ने आवाज़ लगाई, रेशमा, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो
काम में मेरा हाथ बटाओ। अगर बेटा रिशु तूने जो नाश्ता कर लिया हो तो मेरे काम में तुम अपना हाथ बटाओ, मुझे मदद करो। माँ ने कहा, हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया है। रेशमा कहती है कि माँ मैंने नाश्ता कर लिया है, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत ही अच्छा बना है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँचती है। माँ ने आवाज़ लगाई। रेशु नाश्ता करके हाथ धोकर माँ के पास पहुँचती है और रसोई घर में जाती है। रेशमा को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई और रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। माँ ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा कि बेटा इस बोतल पर, इस डिब्बे पर, इस बर्तन पर ये लेबल लगाने का है। तो रेशु अपनी गाड़ी पर यानी कि कुर्सी पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर लेबल लगाती गई और माँ ने उसे सही ढंग से फिर से रसोई घर में अच्छी तरह से रसोई घर को सजाया, फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। दफ्तर यानी कार्यालय। उसके जो पिता होते हैं रेशमा के, वो दफ्तर चले गए हैं। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। अब घर का सारा काम उलट गया है, सुलझा गया है, तो माँ को अब क्या करना है, तो लड्डू बनाने का है और लड्डू के लिए ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत ही छोटा था। रेशमा का भाई जो गोलू था बहुत ही छोटा था। दादाजी और दादी बहुत बुजुर्ग थे। बुजुर्ग यानी बूढ़े हो गए थे। अब सामान लाए कौन, अब लड्डू के लिए सामान लाए कौन। माँ परेशान थी। माँ बहुत ही परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा ने कहा कि माँ लड्डू के लिए सामान मैं ले आती हूँ, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक ठेला दे दीजिए। मुझे सामान की एक लिस्ट और मुझे ठेला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने कहा, हाँ माँ एक बार पहले तो भी ले आई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। माँ ने कहा कि तुम अकेली ये सामान लेकर आओगी? रेशमा ने कहा माँ एक बार पहले भी मैं घर का सामान लेकर आई हुई हूँ, इसलिए मैं इस बार भी लड्डू के सामान लेने के लिए मैं जाऊँगी और मैं लेकर आऊँगी। ऐसा रेशमा उसकी माँ को कहती है। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। बेटा ठीक है तुम लेकर आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान जो नुक्कड़ वाली दुकान है वहाँ से मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। थोड़ी देर के बाद रेशमा अपनी पहिए वाली साइकिल लेकर जाती है और सामान लेकर आती है और थोड़ी देर में वो सामान लेकर लौटती है। उसने गोलू को आवाज़ दी। अपने छोटे भाई गोलू को वो आवाज़ देती है, गोलू ये तुम्हारे लिए ट्रॉफ़ी है, ट्रॉफ़ी लाई हूँ। ट्रॉफ़ी यानी चॉकलेट। गोलू ट्रॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा। थोड़े ही दिनों के बाद फिर से रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। रेशमा जिस मोहल्ले में रह रही थी वही पूरे का पूरा मोहल्ला दियों से यानी कि प्रकाश से जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी, चारों ही ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। क्या ज़मीन क्या आसमान, ज़मीन और आसमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। रेशमा ने पूछा कि माँ ये घर पर क्यों सब दिए जला रहे हैं? तो दादी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटा ये दिवाली का त्यौहार यानी दीपावली का त्यौहार है, और दीपावली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो अंधेरे पर उजाले का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। असत्य पर सत्य का त्यौहार है। असत्य पर सत्य की सदा जीत का यह त्यौहार है। दादी जी कहती है और रेशमा ये सुनती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। दादी जी रेशमा को बताती है कि रेशमा दीपावली का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं कि दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अंधेरे पर उजाले का त्यौहार है, असत्य पर सत्य का त्यौहार है और बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। इस दिन भगवान राम
रावण को पराजित कर अयोध्या वो लौटे थे, इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। मित्रों, आप जानते हैं कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं? तो भगवान राम लंका से रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने अपने घर पर दिए जलाए थे और प्रकाश ही प्रकाश से जगमगाया था पूरी अयोध्या। इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। दादा दादी गोलू रेशमा मिलजुल कर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वो प्रसाद खाते हैं। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। थोड़ी देर बाद प्रसाद खाकर अपना छोटा भाई यानी कि रेशमा का छोटा भाई गोलू अपने मित्रों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी, यानी आप जानते हैं कि फुलझड़ियाँ वो जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया है था, इसमें चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू पटाखे छुड़ाने में इतना मग्न था कि उसने एक पटाखा छोड़ दिया था, लेकिन उसे ऐसा समझा कि पटाखा नहीं, इसमें चिंगारियाँ नहीं निकलती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इस पटाखे में चिंगारियाँ निकलती है। पटाखे को बुझा हुआ कि इस पटाखा बुझा हुआ है उसे समझा कर छोड़ दिया था, इसमें से चिंगारियाँ निकलती है। गोलू की पटाखे की पीठ की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा ने बहुत आवाज़ दी कि गोलू गोलू तुम्हारे पीछे पटाखा जल रहा है और थोड़ी देर में वो पटाखा जलेगा। लेकिन चिंगारियाँ निकलने के बाद रेशमा बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन गोलू पटाखे छुड़ाने में इतना मग्न था कि रेशमा की आवाज़ वो सुनता नहीं है। पटाखों की शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। पटाखों की शोर आवाज़ में रेशमा की आवाज़ दब जाती है। बाकी लोग कुछ समझ पाते हैं। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास जा पहुंची। उसे लगा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा छोटा भाई गोलू जल जाएगा। इसलिए वो अपनी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास जाती है। उसने गोलू को जोर का धक्का दिया और खुद आके निकल गए। वो गोलू के पास जाकर गोलू को जोर से धक्का देती है और वो खुद आगे निकल जाती है। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसने धक्का किसने दिया और क्यों। अगर रेशमा ने आकर गोलू को धक्का नहीं दिया होता तो फटाका गोलू को जला देता। इसलिए वो गोलू को आकर धक्का देती है और तेज गति के कारण रेशमा भी नीचे गिरती है और अपना भाई जो छोटा गोलू होता है वो भी नीचे गिरता है। और गोलू को ये पता नहीं लगता कि मुझे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ाए। धमाके की आवाज़ धड़ाम से आवाज़ आई थी तो माँ पिताजी भी घर में से बाहर आ गए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। जोर से धक्का देने के कारण, गति के कारण रेशमा कुर्सी के साथ नीचे गिरती है। रेशमा के ऊपर कुर्सी हो जाती है और रेशमा कुर्सी के नीचे हो जाती है। उनके पिताजी आते हैं और रेशमा को खड़ी करते हैं और कुर्सी सीधी करते हैं और फिर से रेशमा को कहाँ बिठाते हैं? कुर्सी पर बिठाते हैं। माँ भयभीत थी, माँ डर गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? माँ ने कहा, बेटी तुम्हें कई जगह चोट तो नहीं लगी ना? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमा ने सारी बात बता दी कि माँ सबने रेशमा की पीठ थप दबाई कि माँ अगर जो मैं भैया को धक्का न देती तो भैया जल जाते। इसलिए वो गोलू को बचाने के लिए नीचे गिरती है। इसमें साहस और परिश्रम भी है। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास जाकर नाटक के ढंग से बोला। गोलू थोड़ी देर के बाद अपनी बहन
रेशमा के पास जाता है और नाटक के ढंग से, आप जानते हैं कि छोटे बच्चे वो नाटक के ढंग से उसकी बहन के पास जाता है और कहता है और बोलता है, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। दीदी, दीदी यानी बहन, बहन आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। नाटक के ढंग से गोलू कहता है कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली और यह आपका जो धमाकेदार धक्का है मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, जोर जोर से हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी इसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा की जो शारीरिक कमी थी, उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे, लेकिन उसकी जो शारीरिक कमी इसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी इतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। रेशमा की जो शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह रेशमा आज भी अपनी जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। रेशमा की हर सुबह एक नई सुबह नए किरण के साथ आती है। वह हर सुबह अपने काम में एक नए इरादे से जुट जाती है। रेशमा अपने काम में हर सुबह अपने काम में एक नए इरादे के साथ जुट जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।